गर्मी में चट्टानों पर बसा ससुराल। शाम को दोनों भाई काम से घर वापस आ जाते हैं और छोटा भाई रोहन अपनी पत्नी को आज की दिहाड़ी के पैसे देते हुए कहता है, ये लो, आज के पैसे हैं। तुम जो रसोई का सामान लाने के लिए कह रही थी, इनसे वो सामान ले आना। जी ठीक है। सामने बैठा रोहन का बड़ा भाई ये बात सुनकर ताना कसते हुए कहता है, इतने पैसों में क्या होगा? तुमने तो कुछ ज्यादा ही पैसे लाकर दे दिए ना। तुम्हें पता भी है कितनी महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, और ऊपर से सामान के लिए इतने कम पैसे। इतने में कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए, जिसकी वजह से घर खर्च थोड़ा ठीक से निकल सके। मैं अकेला क्या क्या कर लूंगा, कितना खर्चा है। तो तुम्हें भी थोड़ा ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि सब आराम से हो सके। जी भैया, मैं ध्यान रखूंगा। कोई बात नहीं, तू भी क्या हमेशा उसे बस डांटता ही रहता है। उसे अभी कहीं अच्छी जगह काम नहीं मिल रहा। जब अच्छी जगह काम मिलेगा तो वो भी अच्छे पैसे कमाएगा। माँ, ढूंढने से मिलता है, कुछ भी बैठे बिठाए नहीं मिल जाता। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लग रही है। उसके बाद सब साथ बैठकर खाना खाना शुरू करते हैं। आज तो मेरी पसंद की आलू की भुजिया बनी है। हाँ बेटा, खाओ। उसके बाद सब खाना खा लेते हैं और प्रीति और नेहा बाहर आंगन में बर्तन धो रही थी। अभी तो रात है और फिर भी देखो कितनी गर्मी हो रही है। अब तो गर्मी में बुरा हाल ही रहेगा। जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक गर्मी ही लगती रहेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो दीदी, गर्मी में तो बहुत ज्यादा घबराहट और बेचैनी होने लगती है। हाँ चलो, जल्दी से काम खत्म करके अंदर कूलर के नीचे बैठेंगे। उसके बाद दोनों बर्तन साफ करके घर के अंदर चली जाती है और वहाँ हॉल में सिर्फ एक ही कूलर लगा हुआ था, जिसके सामने वो सब सो रहे थे। प्रीति को सबसे कोने में सोना पड़ता है। वो बच्चों को तो कूलर के आगे कर देती है, लेकिन खुद सबसे कोने में सोई हुई थी, जहाँ तक कूलर की हवा नहीं पहुँच पाती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। बाप रे, कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। इतनी गर्मी में तो मेरी जान ही निकल जाए। लगता है मुझे हाथ से पंखा करना होगा। अब प्रीति उठने के बाद हाथ पंखा लेकर आती है और उसके बाद खुद को हाथ पंखे से हवा करते हुए लेटी रहती है। थोड़ी देर बाद उसे जाकर नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह जब अपने अपने काम पर सब चले जाते हैं तो प्रीति और नेहा भी घर का सारा काम कर रही थी। चलो, झाड़ू पोछा तो हो गया, आज कपड़े धोने को रहने देते हैं। कल एक साथ ही सारे कपड़े धो लेंगे। बच्चे भी जब स्कूल से आ जाएंगे तो उनके कपड़े भी धुल जाएंगे, और वैसे भी कल संडे है। हाँ भाभी, और अभी तो वैसे भी थोड़ी देर में बच्चों को स्कूल से लाने का समय हो जाएगा। उसके बाद सभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेहा बच्चों को स्कूल से लेने चली जाती है। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी और तेज धूप भी निकली हुई थी, जिसकी वजह से वो कॉटन की एक ओढ़नी सिर पर ओढ़ लेती है ताकि उसे ज्यादा गर्मी न लगे। फिर वो स्कूल के बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर दोनों बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। अबे आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी? हम यहाँ पर धूप में खड़े थे और परेशान हो गए। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी हो जाता है। चलो तुम दोनों जल्दी से ये ओढ़नी ओढ़ लो। अब नेहा दोनों बच्चों को ओढ़नी उड़ाकर स्कूल से घर वापस ला रही थी। धूप बहुत तेज हो रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों का सिर कवर कर दिया जाता है। अब नेहा बच्चों के साथ बर्फ वाली दुकान पर जाती है और वहाँ पर बर्फ लेने लगती है। भैया, मुझे जरा 20 की बर्फ दे दीजिए। जी ठीक है बहन जी, अभी देता हूँ। बर्फ वाला बर्फ तोड़कर नेहा को दे देता है। नेहा बर्फ लेने के बाद बच्चों के साथ बर्फ लेकर आ जाती है। फिर घर आने के बाद गर्मी से बेहाल तीनों अब वहां पर आराम से बैठ जाते हैं और प्रीति सभी के लिए नींबू और खांड डालकर मटके में उसका शरबत बना देती है। लीजिए, आप सब शरबत पी लीजिए, इसे पीने के बाद कम से कम थोड़ी राहत तो मिलेगी। प्रीति सभी को शरबत देती है और नेहा बच्चों को हाथ वाले पंखे से हवा कर रही थी, क्योंकि बच्चे भी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। मम्मी, आपने तो शरबत बहुत अच्छा बनाया है। इसे पीने के बाद तो गर्मी थोड़ी बहुत छू मंतर हो गई। हाँ बेटा, गर्मी में इतना बुरा हाल हो रहा था, इसलिए तो मैंने सबके लिए शरबत बनाया है। इतनी गर्मी में बिना शरबत पिए तो राहत मिलना बहुत मुश्किल है। पता नहीं लाइट भी कब आएगी। आज तो मुझे भी लाइट जल्दी आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, पर हर रोज का हो गया है और गर्मियों में तो इतनी लाइट भागती है कि लगता है कि बिजली वाले हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। दुश्मनी तो निकाल ही रहे हैं, जो इतनी गर्मी में इतनी जल्दी जल्दी लाइट कर देते हैं। देखते हैं कब तक लाइट आएगी। वहीं दूसरी तरफ यश भी अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा था। वो वहां पर आराम से बैठकर पैकिंग का काम कर रहा था। तब उसका दोस्त उससे कहता है, यार इस बार तो महीना खत्म होने वाला है और अब तक हमारे मालिक ने हमारी पगार तक नहीं दी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कब पगार देगा। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अरे क्यों चिंता करता है, इस बार हो गई होगी कुछ दिक्कत। मालिक भी अपना हिसाब किताब करके अपने आप समय पर पगार दे देंगे। वैसे भी हमें हर बार तो समय पर पगार मिल ही जाती है ना। तू बस काम पर ध्यान दे।
वैसे भी कितना अच्छा काम है, हमें बस यहाँ पर आराम से बैठकर पैकिंग ही तो करनी होती है। हाँ भाई ठीक है, तेरी बाकी बातें सब ठीक है, लेकिन घर पर खर्चे भी तो होते हैं। अब घर खर्चे चलाने के लिए तो पैसे चाहिए ही होते हैं। हाँ, सब हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह यश आराम से अपना काम कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने एक मजदूर साथी के साथ पत्थर लेने गया हुआ था। अरे देखो तो जरा, यहाँ कितने अच्छी अच्छी क्वालिटी के पत्थर मिलते हैं। इन सबको कितनी अच्छी तरह से नक्काशा गया है, इनका डिजाइन भी कितना अच्छा है और कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हमें जरा जल्दी जल्दी काम करना होगा, वरना तुम्हें तो अच्छे से पता है कि हमारे मालिक का स्वभाव कैसा है। एकदम गर्म स्वभाव के हैं, अगर समय पर नहीं पहुंचे तो फिर वही डांट पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, चलो जल्दी काम कर लेते हैं। पवन और रोहन दोनों सारा सामान बड़ी मेहनत से लोड करने के बाद ट्रक में बैठकर वापस आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर ये रोहन अब तक घर वापस क्यों नहीं आया? अरे वो दूसरे शहर में पत्थर लोड करवाने के लिए गया हुआ है, इसलिए उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। पता नहीं ऐसा कौन सा पत्थरों का काम कर रहा है जिसमें कहता है कि काफी पैसा है और पैसा वही गिन चुनकर दिहाड़ी वाला ही लेकर आता है। आज तक मुझे तो ये दिहाड़ी से आगे जाते हुए मिला ही नहीं है। पता नहीं कब इसको समझ आएगा, इसे कोई ढंग का काम ढूंढ लेना चाहिए। बस कर, अब बातें ही मत शुरू हो जा। जब देखो हर बात पर उसके पीछे पड़ा रहता है। वो भी अपनी जगह अपनी मेहनत कर रहा है ना। हाँ मम्मी, मैं ये नहीं कह रहा है कि वो मेहनत नहीं कर रहा है, लेकिन उसे ठीक से मेहनत करनी आ चाहिए ना। एक आदमी के लिए पूरे परिवार का खर्चा निकालना कितना मुश्किल हो रहा है। घर में इतने सारे खर्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई भी है। हाँ बेटा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यूं ही दिन गुजर रहे थे। गर्मी भी अब बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से सभी को बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन बच्चे दोपहर में लेटे हुए थे। कूलर चल रहा था तो थोड़ी देर बाद लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से कूलर बंद हो जाता है और काफी गर्मी हो जाती है। मम्मी लाइट चली गई, कुछ करो ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बेटा अब हम क्या कर सकते हैं, हमें भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अब मैं तुम्हें हाथ पंखे से हवा कर देती हूँ। नेहा थोड़ी देर में बच्चों को हाथ वाले पंखे से हवा कर देती है, लेकिन उसके बाद उसके हाथों में दर्द होने लगता है। मैं तो इस पंखे को चलाकर भी परेशान हो गई हूँ। इतनी गर्मी है, बार बार हवा करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हाथों में भी दर्द हो जाता है। सामने वाले घर में इन्वर्टर है, उनके लिए कितना सही है, लाइट जाने पर भी उन्हें परेशानी नहीं होती है और उनके सामने पंखा चलता रहता है। लेकिन हमारे दिन कब ऐसे आएंगे पता नहीं। मैं तो कहती हूँ कि कम से कम हमारे घर में 2 कूलर ही आ जाए। रात को कई बार बहुत गर्मी लगती है, कोने तक तो हवा पहुंच ही नहीं पाती है। एक कोने में भाभी को सोना पड़ता है और दूसरे कोने में कई बार मुझे सोना पड़ता है। सोचो हमारे ऊपर क्या बीतती होगी। रात को बहुत गर्मी लगती है, जिसकी वजह से बार बार आंख भी खुल जाती है। रात का छोड़ो, अभी हमें बहुत गर्मी लग रही है बुआ, अभी तो कुछ करो। हमने ठंडा शरबत भी पी लिया, लेकिन गर्मी नहीं भाग रही। बच्चों को गर्मी से इतना ज्यादा परेशान होता हुआ देखकर प्रीति आखिर में बच्चों को कहती है, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, हम एक साथ काम कर सकते हैं। अब प्रीति बच्चों को बाहर आंगन में ले जाती है। बाहर आंगन में लाने के बाद प्रीति एक बड़ा सा टब ले लेती है और उसके बाद उसके अंदर बहुत सारा पानी भरने के बाद वो बच्चों को कहती है, बच्चों एक काम करो, तुम दोनों इसके अंदर थोड़ी देर बैठ जाओ और ऐसे ही ठंडे पानी में बैठने में तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। ये आइडिया बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और उसके बाद बच्चे टब के अंदर बैठकर एक दूसरे के साथ पानी फेंक कर खेलने लगते हैं। वाह चाची, आपने तो कमाल कर दिया, सच में कितना अच्छा लग रहा है। अब जाकर गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है। चलो पिंकी, हम दोनों खेलते हैं और बहुत सारी मस्ती करेंगे। उसके बाद टब में बैठी पिंकी चिंटू के ऊपर थोड़ा सा पानी फेंकती है और हंसते हुए कहती है, देखा मैंने तो तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दिया। इस तरह दोनों बच्चे एक दूसरे के ऊपर पानी फेंककर खेल रहे थे और उन सबको ऐसे खुशी खुशी खेलता हुआ देखकर सबको बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों का सही है, उनके लिए कोई भी जुगाड़ तो निकल ही जाता है। काश मैं भी छोटी होती तो उनके साथ बचपन में फिर से जी पाती। इसलिए तो कहते हैं कि बचपन बहुत अच्छा होता है और एक बार बीत जाता है तो कभी वापस नहीं आता। मुझे भी मेरा बचपन बहुत याद आता है। बचपन तो सुहाना होता ही है, मुझे भी अपना बचपन बहुत याद आता है। हम भी बचपन में ऐसे ही खूब मस्ती करते थे और खूब खेला करते थे। अभी भी बचपन की कुछ बातें याद आ जाती हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। बच्चों को खुश देखकर सब बातें करते हैं और वहीं दूसरी तरफ जब रोहन आज फिर से अपनी दिहाड़ी वाली लाइन में बैठा हुआ था, वो गर्मी में इतनी तेज धूप में लाइन में बैठा हुआ था और सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आज उसे काम नहीं मिलता। आज तो कसम से हद हो गई, आज तो मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला और मैं सुबह से इस लाइन में लगा हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद भी अभी तक मुझे काम नहीं मिला। तब रोहन अपने गले में जो उसने एक गमछा डाला हुआ था उससे अपने माथे के पसीने को पोंछता हुआ कहता है,
मुझे लगता है कि अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अब वापस घर जाना चाहिए। अब तो सूरज भी छिप चुका है, अब मुझे कहीं कोई काम नहीं मिलने वाला। इतनी तेज धूप और चिलचिलाती हुई गर्मी में रोहन सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करता है, लेकिन उसे फिर भी कहीं काम नहीं मिला था। इसलिए आज रोहन को मजबूरन खाली हाथ ही घर वापस जाना पड़ता है। जब ये बात यश को पता चलती है तो आज वो और ज्यादा भड़क जाता है। तुम फिर आज खाली हाथ घर वापस आ गए? आज तो तुमने कसम से हद ही कर दी। तुम्हें पता है कि बिजली का बिल भर के आया हूँ आज मैं, और तुम्हारे पैसों से तो घर का मुझे कोई खर्चा निकलता दिखता ही नहीं है। राशन पानी के पैसे भी मैं ही देता हूँ, और मेरे ही पैसों से घर में आया हुआ कूलर चल रहा है। आखिर तुम कब तक इस तरह आवारागर्दी करते रहोगे? नहीं भैया, आज मैं मजदूरी वाली लाइन में लगा था, लेकिन सुबह से शाम तक मैं वहीं बैठा रहा और मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला। अरे मुझे तो तुम्हारी नियत ही नहीं लगती काम करने की। मेरे पैसों से ही पूरे घर का खर्चा चल रहा है। आखिर तुम इस घर के लिए कर ही क्या रहे हो? इससे अच्छा होता कि तुमसे अलग हो जाता, तो मुझे सारे पैसे घर खर्च में तो न लगाने पड़ते। अब तो आए दिन यश रोहन को ताना दिया करता था, जिसकी वजह से रोहन को बहुत बुरा लगता है। तब वो उदास होकर घर के बाहर आकर बैठ जाता है। उसके बाद प्रीति उसके पास आकर उससे बात करती है। अजी कोई बात नहीं, आपको इस तरह उदास होने की जरूरत नहीं है। अगर भैया ने आपको डांटा है तो क्या हो गया, वो भी अकेले इस घर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं। आखिर महंगाई इतनी बढ़ रही है और खर्चे भी तो इतने ज्यादा हो रहे हैं। नहीं, मुझे भैया की बातों का कोई बुरा नहीं लगा। आखिर वो मेरे बड़े भैया हैं और मुझे डांट सकते हैं। बस मैं तो यही सोच रहा था कि कैसे भी करके मुझे कहीं अच्छी जगह काम मिल जाए, क्योंकि कब तक उनके पैसों से घर खर्च चलेगा। कोई ना कोई अच्छा काम तो होना ही चाहिए। बिजली का बिल है, बच्चों की पढ़ाई है, राशन का पानी का भी इतना खर्चा हो जाता है। मुझे कुछ ना कुछ जल्दी ही करना होगा। और वहीं दूसरी तरफ कमरे में जाने के बाद यश की पत्नी भी उसे समझाती है। रोहन आपका छोटा भाई है, आपको हमेशा उसे इस तरह से नहीं डांटना चाहिए। वो बेचारा भी परेशान हो जाता है काम ढूंढते ढूंढते। आज पूरा दिन बेचारा गर्मी में बैठा रहा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। आपके पास तो रोज का फिर भी काम है और महीने के एक बार आपको पगार भी मिल जाती है, लेकिन उसे तो दिन की दिहाड़ी के हिसाब से काम करना पड़ता है। चाहे कुछ भी हो, मैं उसे डांट सकता हूँ। मैं उसके भले के लिए ही कह रहा हूँ। उसे कहीं अच्छी जगह काम ढूंढना चाहिए। तुम्हें पता है अकेले मेरे पैसों से घर का खर्चा निकालना कितना मुश्किल होता है। एक एक रुपए को बड़े हिसाब से खर्च करना पड़ता है, फिर घर का किराया भी देना होता है। इतना सब कैसे होगा? मैं अकेला सब कैसे करूं? मैं समझ सकती हूँ, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है। यूं ही दिन गुजर रहे थे। अगले दिन जब नेहा पानी पीने के लिए मटके का पानी निकालती है तो देखती है कि पानी गर्म हो गया है। पानी तो गर्म हो गया है, लगता है हमें और बर्फ लेकर आनी होगी। हाँ बेटा, बर्फ ले आओ, मुझे भी बहुत प्यास लग रही है और गर्म पानी से प्यास बुझती ही नहीं है। ठीक है मम्मी जी, हम अभी जा रहे हैं। और नेहा और प्रीति दोनों जब दुकान पर बर्फ लेने जा रही थी, तब वो देखती है कि पड़ोस के घर में नया फ्रिज आ रहा था। दो आदमी बड़ा सा फ्रिज लेकर पड़ोस के घर के अंदर लेकर जा रहे थे, जिन्हें देखकर नेहा कहती है, काश हमारे घर पर भी फ्रिज होता तो हमें इस तरह टुकड़ों में बर्फ लाने के लिए दुकान पर नहीं जाना पड़ता। आपने सही कहा, एक फ्रिज होता तो हम भी सभी की तरह कभी भी अपनी मर्जी से आराम से ठंडा पानी निकाल कर पी सकते थे। अब तो अगर हमें ठंडा पानी पीना होता है तो पहले दुकान पर जाना होगा और फिर बर्फ लेकर आना होगा, उसके बाद ही हम ठंडा पानी पी सकते हैं। ये सब देखते हुए दोनों वहां से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों दुकान से बर्फ ले लेती है और उसके बाद घर जाकर सबको ठंडा पानी देती है। और वहीं दूसरी तरफ रोहन को कहीं अच्छी जगह काम नहीं मिल रहा था, लेकिन एक दिन जब रोहन काम से घर वापस लौट रहा था तब उसे रास्ते में उसका दोस्त मिलता है। अरे मेरे भाई रोहन, कैसा है तू? अरे रजत, तुम गांव कब आए? तुम तो शहर में थे ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं शहर में जाकर काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई अच्छा काम मिल ही नहीं रहा था। शहर में मुझे अच्छे खासे पैसों में काम मिल गया था, जिसकी वजह से अब इतने सालों वहाँ पर मेहनत करने के बाद आखिरकार मेरा लोन खत्म हो गया। मैंने सारे पैसे चुका दिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। अब बस मैं यहाँ पर कुछ दिन रुकने आया हूँ और कुछ दिन बाद अब मैं चट्टानों वाले इलाकों पर जाऊंगा। वहाँ पर मुझे और भी अच्छा काम मिल जाएगा। क्या तुम्हारा यहाँ पर काम ठीक से चल रहा है क्या? नहीं दोस्त, मेरा तो काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। मुझे तो बल्कि यहाँ कहीं काम भी नहीं मिलता है, बस दिन की दिहाड़ी पर ही काम मिलता है। अरे तो क्या तुम भी मेरे साथ वहाँ चलोगे? वहाँ पर तुम्हारे लायक भी बहुत काम मिल जाएगा। क्या सच में? क्या मैं भी चल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम भी चल सकते हो। मैं अगले हफ्ते जा रहा हूँ, तुम चलना चाहो तो मुझे बता देना। ये सब बात रोहन के दिमाग में बैठ जाती है और उसे अब अपने लिए अपॉर्चुनिटी नजर आती है। शाम को जब वो घर आकर सबसे इस बारे में बात करता है
क्या तुम्हें सच में लगता है कि वहां पर तुम्हें काम मिलेगा, या फिर तुम वहां पर घूमने जा रहे हो? भैया मैं वहां पर घूमने क्यों जाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो तुम्हें समझा कर थक गया हूँ। यश इस बारे में रोहन से ज्यादा कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। अब रोहन भी कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर वो क्या करे, लेकिन अगले ही दिन यश को एक बहुत बड़ा झटका मिलता है और वो उदास होकर घर वापस आता है। अरे क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? एक बहुत बड़ी परेशानी वाली बात है। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वो बंद हो गई। अरे क्या कहा? लेकिन ऐसा क्यों हुआ? वहां का मालिक दिवालिया हो गया, फैक्ट्री घाटे में चल रही थी। हे भगवान, पहले ही जिंदगी में मुसीबत कम है क्या, जो और मुसीबत मिल रही है। हमारी तो किस्मत खराब है, आगे बढ़ाने के बजाय हम पीछे जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इस तरह घर में चिंता का माहौल छा जाता है और अब अगले दिन रोहन और यश दोनों को ही मजदूरी का काम करके घर खर्च चलाना पड़ता है। अब घर में सिर्फ दाल चावल ही बन रहे थे। मम्मी, आपने हमारे लिए आलू की सब्जी क्यों नहीं बनाई? आज फिर से आपने हमारे लिए दाल चावल बना दिया। बेटा, अभी हमें यही खाना होगा। अभी हमारे पास पैसे इतने नहीं हैं कि हम कुछ अलग सब्जी खा सके। लेकिन हम पहले भी तो सब्जी खाते थे ना। हाँ बेटा, खाते थे, लेकिन अभी नहीं खा पाएंगे। अभी जो बना है तुम उसे खा लो। इस तरह बच्चे भी अब सवाल जवाब करने लगे थे, लेकिन क्या कर सकते थे, उनकी मजबूरी थी। अब उन्हें मजबूरन अपनी बहुत सी चीजों पर कटौती करनी पड़ती है। कुछ दिन बाद रजत फिर से रोहन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहता हूँ, लेकिन अब घर की हालत और खराब हो गई है। भैया की भी नौकरी चली गई है और अगर मैं यहाँ से चला गया और मुझे वहाँ काम नहीं मिला तो यहाँ सबका खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे देखो भाई, हमें एक बार जाकर कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पर हमें ज्यादा काम मिल सकता है और तुम यहाँ पर पैसे अपने परिवार को भेज सकते हो। अगर चलने का मन है तो बता देना, मैं कल सुबह जाऊंगा। रोहन इस बारे में पूरी रात सोचता है और फिर मन में फैसला लेता है। मुझे चले जाना चाहिए। क्या पता ये भगवान का ही इशारा हो, क्या पता मुझे ये मौका बाद में दोबारा ना मिले। इस तरह रोहन फैसला कर लेता है और फिर अगले दिन तैयार हो जाता है। देखो, तुम वहां पर मेहनत करना, अब घर की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। ठीक है भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम पूरी मेहनत और लगन से करूंगा। ठीक है मम्मी पापा, आप सभी अपना ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। उसके बाद रोहन अलविदा लेकर रजत के साथ वहां से चला जाता है। दोनों ही रेलगाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और काफी समय के सफर के बाद आखिरकार वो चट्टानी इलाके पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद रोहन और रजत एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेते हैं और उसके बाद वहां पर काम करना शुरू करते हैं। रोहन ने डिलीवरी बॉय का काम किया था, क्योंकि चट्टानों पर किसी को बार बार ऊपर नीचे आने में परेशानी होती है, इसलिए वहां पर डिलीवरी का काम बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था और उसमें उसको एक्स्ट्रा टिप भी मिल जाती थी। वह सामान लेकर चट्टान के ऊपर चढ़ता और घर पर पहुंच जाता है। जी, आपका सामान है। अरे शुक्रिया, तुमने मेरा सारा जरूरी सामान समय पर पहुंचा दिया। ये लो तुम्हारी एक्स्ट्रा टिप। रोहन पैसे लेने के बाद घर वापस आ जाता है और उन्हें संभाल कर रख देता है। इस तरह रोहन बहुत मेहनत करता है और एक एक करके पैसा जोड़ने के बाद वो 1 महीने बाद पैसे घर को भेजता है। वहीं दूसरी तरफ वहां से भी ज्यादा कुछ खास पैसे नहीं भेज पा रहे। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा। अरे बेटा, जरा सब्र रख, अभी उसे वहां गए 1 महीना ही तो हुआ है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रोहन के पैसे भेजने के बाद आज घर में थोड़े से चावल आते हैं और उसके बाद नेहा सभी को सूखे चावल बनाकर दे देती है और सबको सिर्फ सूखे चावल ही खाने पड़ते हैं। सभी का भूख और गर्मी की वजह से बुरा हाल हो रहा था। बिजली का बिल भरने के लिए उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें कूलर भी बहुत ही थोड़ी देर के लिए चलाना पड़ता था। रात को सभी को बहुत गर्मी लग रही थी। इतनी गर्मी में तो नींद भी नहीं आती है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, कष्ट का समय है, बिता लेते हैं। उसके बाद सब जैसे तैसे करके सो जाते हैं और कुछ दिन बाद हमारे घर के बगल में ये खोखली चट्टान है, इसके अंदर हम अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। हाँ, अब तो हमारे पास सामान ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं। घर के बगल वाली खोखली चट्टान में सामान रखने के बाद रोहन अपने काम पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मकान मालिक घर आता है। अरे मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ, मेरा घर खाली कर देना। तुम कभी भी समय पर किराया नहीं देते हो। अरे भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, हम अचानक से कहाँ जाएंगे? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले लिया है? जाकर अपना इंतजाम खुद करो। जब रोहन का कॉल आता है। क्या कहा? मकान मालिक आया था?
अब बेटा हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी आप सब यहाँ आ जाइए। अब यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा काम मिलने लगा है और काम भी अच्छा चल रहा है। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों को गर्मी भी नहीं लगेगी क्योंकि चट्टानों का मौसम बहुत अच्छा है। फिर हम सब यहाँ साथ रह सकते हैं। रोहन का ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है और अगले ही दिन सामान पैक करने के बाद सभी ट्रेन में बैठकर रोहन के पास चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वहां पहुंचने के बाद सब रोहन के छोटे से घर में चले जाते हैं। यहाँ पर जगह बहुत कम है, इसलिए जो भी सामान है आप वहाँ बगल वाली खोखली चट्टान में रख दीजिए। हमने भी वहीं पर अपना सामान रखा है। जब प्रीति और नेहा दोनों सामान लेकर उस खोखली चट्टान में रखने जाती है तो जैसे ही वो उसके अंदर जाती है तो उन्हें वहां पर काफी ठंडा ठंडा लग रहा था। दीदी यहाँ पर तो काफी अच्छा लग रहा है, इसके अंदर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वहां से ज्यादा ठंडा मौसम यहाँ पर है। यहाँ पर अगर हम घर के अंदर रहेंगे तो हमें पंखे वगैरह की जरूरत है, लेकिन अगर हम किसी खोखली चट्टान के अंदर रहेंगे तो हमें उसकी भी जरूरत नहीं है। तो क्यों ना हम किसी चट्टान को खोखला करके अपने लिए घर बना लेते हैं, क्योंकि अभी हम जिस घर में रह रहे हैं वो बहुत छोटा है और सबको बहुत परेशानी होगी। साथ में अगर हम चट्टान में घर बनाएंगे तो हमें किराया भी नहीं देना पड़ेगा और ना ही हमें घर में पंखा कूलर लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद प्रीति और नेहा सबको ये आइडिया बताती है और उन्हें भी ये अच्छा लगता है। लेकिन बेटा क्या ऐसा हो सकता है? हाँ मम्मी जी, यहाँ पर हर कोई चट्टानों पर रहता है और उसी के ऊपर सब कटाई करके ऊपर नीचे जाने का रास्ता बनाते हैं और साथ में चट्टानों पर ही खेती करते हैं। फिर यहाँ पर चट्टानें भी इतनी खोखली हैं, इनका भी इस्तेमाल किया गया होगा, तो हम भी रहने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ मुझे भी आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। चट्टान के अंदर गर्मी नहीं लगती, हम सब मिलकर चट्टान के अंदर घर बनाएंगे। अब सभी अपना काम शुरू कर लेते हैं और जो खोखली चट्टान थी जिसमें उन्होंने सामान रखा था वो उसी चट्टान से शुरू करते हैं और उसके बाद उसे और ज्यादा खोखला करने लगते हैं। हर कोई अपने रॉक ड्रिल मशीन और जैक हैमर का इस्तेमाल करके उसे और ज्यादा खोखला कर रहे थे। इस तरह आज वो इस खोखली चट्टान को और ज्यादा गहरा कर देते हैं और इसके बगल वाली चट्टान को और भी अच्छे से खोखला कर देते हैं। रात को सब लोग बहुत थक जाते हैं और अपने कमरे में जाकर खाना खा रहे होते हैं। आज हमने 2 कमरे बना दिए हैं। नीचे जो सीधे हाथ की तरफ कमरा है वो ज्यादा बड़ा है, तो उसको हम हॉल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम ऊपर 3 छोटे कमरे बनाएंगे जिसमें से एक बाथरूम होगा और 2 छोटे कमरे होंगे। नीचे लेफ्ट साइड में किचन होगा और राइट साइड में बड़ा हॉल और साथ में उसके अंदर अटैच बाथरूम होगा। ये तो हमारा चट्टान का बढ़िया सा घर बन जाएगा। सब बहुत थक गए थे इसलिए खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन फिर से अपना काम शुरू करते हैं। उन्होंने कल नीचे वाली चट्टानों का काम कर लिया था और आज वो सभी मिलकर ऊपर वाली चट्टानों का काम शुरू करते हैं। अब वो हर रोज उन चट्टानों को खोखला करने की कोशिश कर रहे थे। जैक हैमर और ड्रिल मशीन की मदद से चट्टानों को अच्छे से खोखला किया जाता है। काफी देर काम करने के बाद सब लोग थक जाते हैं और थोड़ी देर बाद शांति सबको पानी देती है। सभी बैठकर पानी पीने लगते हैं। पिछले कई दिनों से हमारी मेहनत रंग ला रही है और आखिरकार ये हमारा घर जल्दी ही तैयार होने वाला है। पूरा दिन काम करने के बाद आखिरकार उन्होंने आधे से ज्यादा अपना काम खत्म कर लिया था। अगले दिन घर का सामान लेकर वो वहां पर शिफ्ट किया जाता है और बाकी जो खोखला करने का काम रह गया था वो रोहन और यश ऊपर वाली चट्टान पर जाकर करते हैं। उसके बाद सभी मिलकर वहां पर चट्टानों को चकोर काट कर सीढ़ी बना लेते हैं ताकि वो आराम से नीचे से ऊपर जा सके। इस तरह कई दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उनका चट्टान वाला घर बनकर तैयार हो जाता है और उसके बाद उन्होंने वहां पर लगभग अपना सारा सामान भी शिफ्ट कर लिया था। उन्होंने वहां पर रसोई का सामान रखा था और सोने के लिए गद्दे बिछा दिए थे। सब आज चट्टान वाले घर में बैठकर खाना पीना खा रहे थे। मम्मी, मैंने अपने स्कूल की किताबे में ऐसा चट्टान वाला गुफा का घर देखा था जहाँ पर बहुत सारे पुराने लोग रहते थे। आप लोगों ने तो हमारे लिए भी ऐसा ठंडा चट्टान वाला घर बना दिया। हाँ मम्मी, इसके अंदर तो हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है और जबकि यहाँ पर कूलर भी है। हाँ बेटा, इसलिए तो हमने ये चट्टान वाला घर बनाया है। अब आज हम रात को जब यहाँ सोएंगे तो हमें काफी सुकून की नींद आने वाली है। मुझे भी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि हम उस घर को छोड़कर यहाँ आ गए। यहाँ पर कम से कम हमें गर्मी से तो राहत मिल गई है और यहाँ पर दोनों बच्चों का काम भी ठीक चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा। अब हमें उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। इस तरह घर वाले अब राहत की थोड़ी सांस लेते हैं और रात को सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। नीचे वाले बड़े से कमरे में रमेश, शांति और रिया सो जाती है और ऊपर के जो 2 कमरे थे, एक कमरा रोहन और प्रीति का हो जाता है और दूसरे कमरे में यश और नेहा सो जाते हैं।
अब उन सब का एक पर्सनल कमरा हो गया था। इस तरह वो अपने चट्टान वाले घर में काफी अच्छे से सोते हैं। अब रोहन वहाँ पर खूब मेहनत से काम कर रहा था और साथ में यश को भी वहाँ काम मिल गया था। तब एक दिन रोहन और रजत एक फैसला लेते हैं। मुझे चट्टानों की अब अच्छी खासी नॉलेज हो गई है और इससे पहले भी मैंने पत्थर का काम किया है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा ये बिजनेस चल पड़ेगा। अरे हाँ, हम पिछले 2 महीने से यहाँ पर पत्थर का ही काम कर रहे हैं, तो अब मुझे भी लग रहा है कि हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो अब हमें आगे अपने काम को बढ़ाना चाहिए। रजत और रोहन दोनों अपना बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं। वो सस्ते में पत्थर खरीद कर कहीं दूसरी जगह उन्हें महंगे दामों पर बेच रहे थे। इस तरह पहले तो उन्हें कमीशन मिल रहा था, अब क्योंकि उनका किराया भी बच रहा था और अब पूरा परिवार भी यहाँ आ गया था, तो उनके खर्चे भी कम हो गए थे। इसलिए वो पैसों को बचाकर अब वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ सैंपल लेकर बड़े कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं। आज हमारी मीटिंग है, बस सब अच्छे से हो जाए। अरे हाँ, सब अच्छा होगा, बस अब सब आते ही होंगे। तब वहाँ पर कुछ बिजनेसमैन आते हैं और उसके बाद रोहन रजत अपने पत्थरों के बारे में उन्हें बताते हैं और उसके बाद उन्होंने कुछ डिजाइन भी बनाया था जिसे वो उन्हें दिखाते हैं। उनके प्रोजेक्ट को अच्छे से देखने के बाद उन्हें उन दोनों का काम पसंद आ जाता है। देखिए, हमें आपका काम अच्छा लग रहा है, तो अब हम सारे पत्थर आपसे ही खरीदेंगे। हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और उसके बाद हमारा सारा काम अब से आपको ही करना होगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं और ये बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों को मिल जाता है, जिसके बाद उन दोनों को बहुत खुशी होती है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और हमें एडवांस पेमेंट भी मिल गई है। अब तो इससे हम अपना और भी बिजनेस बढ़ाएंगे। रोहन शाम को सभी के लिए बाहर से डिनर और मिठाई लेकर अपने चट्टान वाले घर में आता है, जिसके बाद सभी खुशी खुशी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे और रोहन को बधाई दे रहे थे। इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें बस थोड़ा सा सब्र और रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हालात कैसे भी हो हमें हार नहीं माननी चाहिए। रोहन तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, अच्छा है कि सब ठीक हो गया। हाँ भाभी, अभी तो मेरे पास आप सबके लिए एक और भी सरप्राइज है, लेकिन समय आने पर दूंगा अगर भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया तो। अब आगे कुछ और दिनों की मेहनत के बाद रोहन को और भी मुनाफा होता है और काफी समय बाद जब थोड़े पैसे जुड़ जाते हैं तब वो अपने परिवार को लेकर एक जगह पर जाता है। सब लोग आराम से चलना, चट्टानों पर हमें थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए। सब रोहन के पीछे पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक प्यारा सा घर दिखता है। बेटा, तू ये हमें किसके घर पर ले आया है? माँ, ये किसी और का नहीं, आगे आने वाले कुछ दिनों बाद हमारा ही घर होने वाला है। मेरा काम अच्छा चल रहा है और मैं कुछ पैसे जोड़ने के बाद ये घर लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन आप सब मुझे अपनी पसंद बता सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई और अच्छा घर लग रहा है तो हम वहाँ वही खरीद लेंगे। बताइए भैया, हम सब के लिए आपके हिसाब से कौन सा घर ठीक रहेगा? ये बात सुनकर यश को बहुत हैरानी होती है और उसके बाद वो कहता है, क्या क्या कहा? हमारा घर? क्या तुम उस घर के अंदर मेरा परिवार भी रखोगे? क्या हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे? अरे भैया, आप भी कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं? आप तो हमारा परिवार हैं, आपके बिना तो घर घर नहीं होगा। हम सब तो पूरा एक परिवार हैं, एक ही घर में रहेंगे, आखिर वाला हम अलग अलग क्यों रहेंगे? ये बात सुनकर यश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वो नम आंखों से कहता है, मुझे माफ कर देना। एक समय था जब मैं तुम्हें कितना भला बुरा कहता था और आज देखो तुम मुझे अपनी हर चीज में शामिल कर रहे हो। मैं गलत था। मैं हमेशा सोचता था कि तुम कभी मेहनत नहीं करना चाहते और सब कुछ सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, जबकि मुझे अब पता चला कि मेहनत मजदूरी का काम भी कितना मुश्किल होता है और साथ में उसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। कभी काम मिलता है तो कभी नहीं मिलता। तुम्हारा असली संघर्ष तो मैं अब समझ पा रहा हूँ। अरे भैया, आप इतना मत सोचिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझे डांट सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं और आपकी बातें कभी भी गलत नहीं है, बल्कि आपकी बातों से ही मैंने सब सीखा है और आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वरना हो सकता था कि मैं शायद कभी काम भी नहीं करता। आपके सपोर्ट की वजह से ही सब कुछ हुआ है। तुम दोनों को इस तरह साथ देखकर मुझे खुशी हो रही है। एक परिवार को हमेशा इस तरह ही मिलजुल कर साथ खुश रहना चाहिए। चलो अच्छा है, अभी हम सब अपने चट्टान वाले घर में चलते हैं और आज हम सब बढ़िया खाना खाएंगे पिएंगे। हाँ, आज हम सब पार्टी करेंगे क्योंकि इतने दिनों बाद आज हम टेंशन फ्री हुए हैं और सब ठीक हो गया है, तो इसी खुशी में एंजॉयमेंट तो बनता है। इस तरह सभी अपने लिए नया घर देख रहे थे
उसके बाद सब अपने चट्टान वाले घर में वापस आ जाते हैं और सब साथ में आज बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं और फिर अपने चट्टान वाले घर में अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। इस तरह अब उन सब के दिन अच्छे हो गए थे।